स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन में। आज मैं हिंदी का एक और नया टॉपिक लेके आपके सामने आई हूं, जिसका नाम है कारक और उसके भेद। चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास। कारक, सबसे पहले जानेंगे कारक के बारे में, कारक क्या होते हैं और फिर उनके भेदों के बारे में। तो सबसे पहले कारक, तो यहाँ पे कारक की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? जो शब्द कर्ता, क्रिया, कर्म से संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। यानी कि जो कर्ता मीन्स जो किसी भी वाक्य में मेन होता है, क्रिया यानी कि जो उसका कार्य है या कर्म है, उसके साथ जो संबंध जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कारक। या करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला कारक कहलाता है। कारक के भेद, तो कारक के जो मुख्य भेद हैं वो हैं 6 और कुल भेद हैं 8। तो ये 6 जो हैं वो आपके संस्कृत में मिलेंगे और 8 जो हैं वो आपके हिंदी में। तो कारकों की संख्या कितनी हुई? 8। कौन कौन से यहाँ पे दिए हैं? कारक और उनके कारक चिन्ह। तो सबसे पहले कर्ता, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बचपन से हम पढ़ते हैं ग्रामर में। कारक कर्ता न, या फिर वो चिन्ह रहित भी हो सकता है। कर्ता न कर्म को, ये भी चिन्ह रहित हो सकता है वाक्य, या फिर विभक्ति यूज की जा सकती है। करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान, को, के लिए, के वास्ते या के निमित्त, ये सारी इसी की विभक्तियां हैं। के निमित्त। आपादान कारक से, तो ये देखिए यहाँ पे भी से लगा है, यहाँ पे से लगा है अलगाव यानी कि अलग करने के लिए, और आपका करण में से लगता है किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जब हम साधन के तौर पर प्रयुक्त करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगता है? आपका से। अगली छठी है आपका संबंध। संबंध कारक की विभक्तियां हैं का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। अगला 7वां आता है आपका संबोधन। संबोधन आता है मैं, पर। अगला आता है आपका 7वां आता है आपका अधिकरण। तो अधिकरण में आता है मैं और पर। अगला लास्ट आपका 8वां आता है संबोधन। संबोधन हे, अरे, अवे, अरे, रे, वाह, ऐसे करके, यानी कि किसी भी संज्ञा को संबोधित करें तो वहां पे संबोधन कारक लगते हैं। और यहाँ पे संबोधन वाचक चिन्ह जो होता है वो जरूरी होता है। यानी कि जैसे हे के बाद आपका संबोधन वाचक चिन्ह होगा, हो के बाद, अरे के बाद या अवे के बाद। जब भी हम किसी को पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तो हम मैक्सिमम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे कर्ता कारक यानी कि कौन से वाक्य में कैसे कर्ता विभक्ति का यूज किया जाता है, कर्म का यूज किया जाता है, करण का यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा हम डिटेल में भी करेंगे। तो कर्ता कारक यहाँ पे दिया भी है, कर्ता कारक जहां वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग हो, यानी कि विभक्ति कौन सी लगे? ने, कर्ता ने। ठीक है जी। अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मैंने पीछे भी आपको बताया कि कोई भी वाक्य विभक्ति चिन्ह के साथ भी आ सकता है और विभक्ति चिन्ह के बिना भी आ सकता है। जैसे अप्रत्यक्ष लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो वहां पे लेकिन एक बात होती है कि अगर आपको कर्ता कारक आ रहा है तो कर्ता कारक में मेन मुख्य क्या होगा? आपका कर्ता के ऊपर बल दिया गया होगा, तो इसलिए उसको किसमें शामिल किया गया है? कर्ता कारक में। जैसे राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पे राम जो है वो क्या है? वाक्य का कर्ता है। तो कर्ता के साथ क्या लग रहा है? न विभक्ति का यूज हो रहा है। यानी कि राम ने रोटी खाई, वाक्य के कर्ता के साथ हमने न यूज किया और बल किसके ऊपर पड़ा? कर्ता के ऊपर। अगला नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एक और दिया है, वो दिया है विभक्ति रहित। जैसे बालक पुस्तक, बालक ने पुस्तक पढ़ी, ऐसे होना है ये। तो इसमें भी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है जी। या फिर विभक्ति रहित अगर मैं बात करूं, सीता लिखती है, तो ये विभक्ति रहित है, लेकिन बल किसके ऊपर है? सीता के ऊपर, कर्ता के ऊपर, जो वाक्य का कर्ता है उसके ऊपर, कि सीता क्या कर रही है? लिख रही है।
ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा कर्म कारक, विभक्ति थी को, तो इसमें भी आपको विभक्ति अप्रत्यक्ष रूप में मिलेगी या परोक्ष रूप में भी मिल सकती है। मतलब कि विभक्ति का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बल किसके ऊपर पड़ना है वाक्य में? कर्म के ऊपर। अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया। देखिए जी, अध्यापक यहाँ पे कर्ता है, तो कर्ता ने कौन सा कर्म किया? छात्रों को दौड़ाने का। तो छात्रों को विभक्ति लगी उसके कर्म के साथ। ठीक है जी। देखिए अब विभक्ति रहित है, उसने रोटी खाई। अब उसने कौन सा कर्म किया? उसने रोटी खाने का कर्म किया, लेकिन विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से कर्म कारक का उदाहरण है। या फिर जैसे राम घड़ा बनाता है, ये भी विभक्ति रहित है, लेकिन राम क्या कर रहा है? घड़ा बना रहा है। ठीक है जी। और विभक्ति के साथ अगर मैं बोलूं तो जैसे विभीषण ने रावण को समझाया, तो इसमें विभीषण ने रावण को समझाया, तो विभीषण आपका वाक्य का कर्ता है, तो कर्ता के साथ ने, और उसने कौन सा कर्म किया? उसने कर्म किया विभीषण को समझाने का। ठीक है जी। अगला यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाक्य दिए गए हैं जो जैसे यानी कि कर्म कारक से में परिवर्तित किए गए हैं कि कर्म कारक में मैक्सिमम इन्हीं वाक्यों का यूज होता है, जैसे पकाना, बोलना, मांगना, चुराना, बुलाना, सुलाना, कोसना। तो ये सारे वाक्य जो हैं वो आपके किस में यूज होते हैं? ये सारे वाक्य आपके कर्म कारक में यूज होते हैं। यहां से दिए हैं कुछ वाक्य, जैसे वह गाय से दूध दूहता है, मतलब वो कर्म कर रहा है। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, शहर के दोनों ओर नदी बहती है, वह पौधों से फूल चुनता है, चोर दुकान से धन चुराता है। अब इसमें चोर जो है वो कौन सा कर्म कर रहा है? धन चुराने का। ठीक है जी। फूल चुनना, नदी का बहना और चारों ओर वृक्ष होना, यह दूध दूहता है। अध्यापक छात्रों को, देखिए विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कौन सा कर्म कर रहा है? दंडित करने का। भिखारी राजमहल में क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है, कर्म कर रहा है। मुनि वन में जाते हैं, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाने का क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। तो कुछ के साथ विभक्ति का यूज किया गया है और कुछ के साथ नहीं। माँ रसोई घर में खाना पकाती है, तो माँ कौन सा कर्म कर रही है? खाना बनाने का। ठीक है जी। अगला तीसरे भेद पे आते हैं, तो तीसरा इसका कौन सा है? करण कारक। मैंने पहले भी आपको पीछे बताया, करण से, के द्वारा, के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पे करण कारक में भी से का प्रयोग होता है और आपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन करण कारक में जो से का हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जब हम क्या करते हैं? साधन के तौर पर प्रयुक्त करते हैं अपने किसी भी काम को सरल बनाने के लिए। ठीक है जी। जैसे रागिनी साइकिल से कोचिंग आई है, तो रागिनी ने साइकिल का उपयोग किया कहाँ जाने के लिए? कोचिंग जाने के लिए। यानी कि साधन के तौर पर वो साइकिल का क्या कर रही है? प्रयोग कर रही है कि वो जल्दी कोचिंग पहुंच जाए, तो से का प्रयोग। वह कलम से पत्र लिखता है, तो उसने कलम का प्रयोग किया पत्र को लिखने के लिए, यानी कि साधन के तौर पर। पिताजी रोग से ग्रसित हैं, तो पिताजी भी अब एक रोग से ग्रसित हैं, लग चुका है उनको रोग, तो वो भी हम इसको करण कारक में डालेंगे। या फिर जैसे मीना और सीता साथ में बाजार जाती हैं, तो साथ, के साथ भी यूज हो सकता है किसमें? करण कारक में। या फिर के द्वारा, है ना जी, के द्वारा का प्रयोग मैं बस के द्वारा विद्यालय जाऊंगी, तो बस के द्वारा, यानी कि साधन के तौर पर जब मैं के द्वारा का प्रयोग कर रही हूं कि मैं बस के द्वारा कहाँ जाऊंगी? विद्यालय जाऊंगी, तो भी वो क्या आएगा? आपका करण कारक आएगा। यहाँ पे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो उसने कुल्हाड़ी का उपयोग किया वृक्ष को काटने के लिए, यानी कि साधन के तौर पर, तब भी किसका प्रयोग हुआ? से का प्रयोग। अब यहाँ पे बताया भी गया कि अपवाद, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हमेशा किसका प्रयोग होता है? करण कारक का। यानी कि साथ के लिए करण कारक का, अंग भंग अगर शब्द आएगा तो उसके लिए आपका करण कारक होगा। या जब भी हम किसी से समय पूछते हैं या बताते हैं कि जैसे मेरी घड़ी में 5 बज चुके हैं, तो ये भी आपका करण कारक से संबंधित वाक्य होगा। या फिर जैसे किसी से समय पूछा कि आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका करण कारक।
यानी कि समय से रिलेटेड जो भी वाक्य अगर एग्जामिनर पूछता है तो वो सारे के सारे करण कारक में आएंगे। यहाँ पे दिए भी हैं कुछ वाक्य। मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूं के साथ मैं राधा के साथ टहलने जाता हूं। कोमल दोनों कानों से बहरी है, यानी कि दोनों कानों से। वह पैर से लंगड़ा है। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, जो मैंने आपको बताया। आज शाम 8 बजे पार्टी है, यानी कि समय से रिलेटेड जो भी वाक्य होंगे करण कारक में। अगला है संप्रदान कारक। तो संप्रदान को, के लिए, के वास्ते विभक्ति चिन्ह का उपयोग करते हैं। सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, विभक्ति कारक के लिए, है ना जी। यानी कि जो जिन चीजों का उपयोग हम अपने जीवन को सरल बनाने के लिए करते हैं तो वो सारे के सारे संप्रदान। ठीक है जी। पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं। ठीक है जी। सुधा मुझसे मिलने आई है। बच्चा पढ़ने स्कूल गया है। पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया है। मां ने बच्चों को खिलौने दिए। सब संप्रदान कारक में। या फिर जैसे एक और है के लिए, पिताजी मेरे लिए खिलौने लाए हैं। पिताजी मेरे लिए खिलौने लाए हैं। यानी कि जो क्रिया हम किसी दूसरे के लिए करते हैं वो क्या कहलाएगी, संप्रदान कारक। ठीक है जी। तो संप्रदान कारक से संबंधित ये वाक्य हैं। या फिर जैसे प्यार के वास्ते लोग क्या क्या नहीं करते, के वास्ते। ठीक है जी। तो यानी कि जो क्रिया हम दूसरों के लिए करते हैं वो संप्रदान कारक। या फिर अपवाद दिया है, मतलब कि ये जो वाक्य हैं ये हमेशा किसी और कारक में प्रयुक्त नहीं किए जाते। अपवाद का मतलब होता है जो इसी में प्रयुक्त होना है संप्रदान में, वो अपवाद कहलाता है। यानी कि किसी दूसरे कारक में हम इन वाक्यों को क्या नहीं कर सकते, प्रयुक्त नहीं कर सकते। जैसे अगर आप किसी को नमस्कार कर रहे हैं, आदर भाव दे रहे हैं, तो इससे संबंधित जो भी वाक्य होगा वो किस में आएगा, आपका संप्रदान कारक में, चाहे विभक्ति यूज हो या ना हो। अगला सदा के लिए दी जाए, मतलब आपने किसी को अगर कोई वस्तु सदा के लिए दे दी है तो वो वाला वाक्य भी किस में आएगा, आपका संप्रदान कारक में। या फिर देवताओं को समर्पित, यानी कि जो भी हम पूजा पाठ या जो भी विधि विधान अपने जीवन में करते हैं पूजा पाठ से संबंधित, तो वो सारे के सारे वाक्य किस में आएंगे, आपके संप्रदान कारक में। जैसे गुरु जी को नमस्कार, तो हम गुरु जी को क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो जो नमस्कार से संबंधित या आदर भाव से संबंधित जो भी वाक्य होंगे वो किस में आएंगे, आपके संप्रदान कारक में। या माता जी को सादर प्रणाम है, तो माता जी को सादर प्रणाम, तो वो भी वाक्य किस में आएगा, आपका संप्रदान कारक में। ठीक है जी। या राजा ब्राह्मण को दान देता है, जो भी पुण्य से संबंधित, सीधा संप्रदान में। मैंने अपनी कार पवन को दे दी, मैंने बोला जो संप्रदान में वही वाक्य आते हैं जो हम दूसरों के लिए क्रिया करते हैं। ये हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, तो मतलब पूजा पाठ से संबंधित जो भी क्रियाएं की जाएंगी वो किसमें आएंगी, संप्रदान कारक में। कटप्पा का पूरा जीवन काती के वंश को समर्पित था, मतलब किसी दूसरे के लिए समर्पित था, तो ये भी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जो क्रियाएं हम दूसरों के लिए करते हैं, क्रियाएं मीन्स कार्य। अगला है आपका आपादान कारक। आपादान कारक में से का उपयोग करते हैं अलगाव, मतलब अलग करने के लिए। जैसे करण में हमने से का प्रयोग किया साधन के तौर पर। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो करण और आपादान में कंफ्यूज होते हैं से लगाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि करण में से का उपयोग करते हैं हम साधन के तौर पर, यानी कि जब हम किसी को यूज कर रहे हैं साधन के लिए। और आपादान में से का उपयोग करते हैं अलग करने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, माता से पुत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है जी। या फिर गंगा हिमालय से निकलती है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो यानी कि अलग हो गई, है ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह गांव से पढ़ने आया है, मतलब अलग, जहां पे अलगाव हो रहा है, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके आपादान कारक में। ठीक है जी। यहाँ पे भी अपवाद है, मतलब कुछ ऐसे वाक्य हैं जो हमेशा किस में आते हैं, आपके आपादान कारक में। कौन कौन से, जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए तो ऐसे वाक्य जो हैं वो हमेशा किस में आएंगे, आपके आपादान कारक।
ये दिमाग में रखना है। जैसे राम सीता से अधिक सुंदर थे, से का प्रयोग तो हो रहा है लेकिन किसके लिए? तुलना के लिए। सीता गीता से बड़ी है, तुलना हो रही है, से का उपयोग भी हो रहा है ना। तो इसको कर्ण कारक में यूज मत करना, क्योंकि ये अपवाद है, यानी कि ये वाक्य हमेशा किसमें ही आएंगे? आपके अपादान में ही आएंगे। या राधा चांद से भी अधिक सुंदर है, तो चांद के साथ राधा की क्या की गई है? तुलना की गई है। तो तुलना से संबंधित जो भी वाक्य होंगे वो आपके कर्ण कारक में ही आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, संबंध कारक। संबंध मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ आपसी संबंध को प्रकट करना। तो कौन से? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे हमारी कई गाड़ियां हैं, तो मेरा और मेरी गाड़ियों का क्या है? आपसी संबंध है। तो वह राजा का पुत्र है, तो राजा और उसके बेटे का आपसी क्या है? संबंध है। तो यहाँ पे यही बताया, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो के विभक्ति का उपयोग किया राजा दशरथ और उसके पुत्रों को बताने के लिए, है ना जी। मोहिनी की बड़ी बहन स्कूल गई है, मोहिनी और उसकी बहन का आपसी संबंध कौन सा? बीच में शब्द जोड़ रहा है की, है ना। या हमारी कई गाड़ियां हैं, हमारे कई खेत हैं, या ये मेरा घर है। तो इसमें यानी कि सारे के सारे जो आपसी संबंध बताए जाते हैं ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिताजी हैं, वह राजा का पुत्र है, ये सूरदास के दोहे हैं, ये कबीरदास के दोहे हैं। तो उनका क्या है? आपसी संबंध है, क्योंकि उनकी रचना जिसने की है उसके साथ हमने उनका क्या जोड़ा है? संबंध जोड़ा है। तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? आपके संबंध कारक में। और यहाँ पर एक अपवाद ये है कि यहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए नहीं दी जाती है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे आपका संबंध कारक मतलब कुछ समय के लिए अगर आप जब अपनी वस्तु किसी को देते हैं तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी वाक्य आएगा तो वो संबंध कारक है ना। जैसे मैं धोबी को कपड़े देता हूं, तो को शब्द तो आया, संबंध कारक है, लेकिन याद रखो कि कुछ टाइम के लिए आपने उसको सिर्फ धोने के लिए दिए, उसको परमानेंट नहीं दे दिए अपने कपड़े, सिर्फ किसके लिए दिए? धोने के लिए, है ना। वो धो के आपको रिटर्न कर देगा। फिर रामू अपने मित्र को पुस्तकें देता है, पढ़ने के लिए दे रहा है, फिर वो वापिस ले लेगा। अगला आपका आता है 7वां अधिकरण कारक, है ना जी। तो यहाँ पे कोई भी वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाए, याद रखिए वो संबंध कारक में उससे संबंधित जो है वो वाक्य आएंगे। मतलब कुछ टाइम के लिए जब हम अपनी वस्तुएं किसी को देते हैं तो वो संबंध कारक कहलाता है। अगला 7वां आता है अधिकरण, और अधिकरण में विभक्ति लगती है मैं और पर, मतलब इसमें आधार बताया जाता है अधिकरण में। किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का क्या बताया जाएगा? आधार। जैसे छात्र कमरे में बैठे हैं, सांप बिल में चला गया, सांप बिल में चला गया। तो सांप का आधार क्या है? उसका बिल। ठीक है जी। जब हम किसी भी चीज का आधार बताते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है अधिकरण। तो सांप का आधार है मैं, है ना जी। या भगत सिंह देश पर कुर्बान थे, तो भगत सिंह ने किसको सबसे ऊपर रखा था? अपना आधार किसे बनाया था? देश को। तो इसलिए वो क्या थे? देश पर कुर्बान हो गए, है ना जी। गांधी जी अहिंसा को मानते थे, तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे या अहिंसा को मानते थे, तो वो भी इसी में आना है अधिकरण में, क्योंकि उन्होंने सबसे ऊपर किसको रखा था? अहिंसा को, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं गांधी जी अहिंसा पर कुर्बान थे, या गांधी जी अहिंसा के उपासक थे, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे है हमारी सभी पुस्तकें मेज पर रख दो। तो देखो जी, आधार क्या है पुस्तकें रखने का? मेज, ये आधार है। तो कहाँ रख दो सारी पुस्तकें? मेज पर। तो जो आधार है उसी को हम अधिकरण में प्रयुक्त करेंगे, और उसके साथ क्या लगाएंगे? जो विभक्ति होगी वो। बच्चा चारपाई पर बैठा है, तो बच्चे के बैठने का मुख्य आधार चारपाई, तो उसके साथ पर। मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है, तो मोहन के लिए आधार है छत, पतंग उड़ाने के लिए, और विभक्ति लग रही है पर। ठीक है जी। तो जहां पे आधार को प्रकट किया जाता है वो आपका कहलाता है अधिकरण कारक। लास्ट है कारक संबोधन कारक। संबोधन मतलब जब हम किसी संज्ञा को संबोधित करते हैं, हे, अरे, अबे, हो, रे करके, तो वहां पे संबोधन कारक प्रयुक्त होते हैं। और मैंने बोला संबोधन वाचक चिन्ह बहुत जरूरी होता है संबोधन कारक के, यानी कि जो संबोधन का जो
शब्द है वो, है ना जी। जैसे यहाँ पे दिया है और संबोधन कारक लगाया हुआ है, संबोधन वाचक चिन्ह जो है वो लगाया हुआ है, वो इसकी क्या है, पहचान है। हे तुम क्या कर रहे हो, यानी कि मैंने किसी को पुकारा हे करके और साथ में संबोधन वाचक चिन्ह लगाया, तुम क्या कर रहे हो, अवे वह कहाँ गया। यानी कि जब फ्रेंड सर्कल में बातें चलती हैं तो ऐसे ही, अरे राधा भाग गई, अरे राधा भाग गई, रे सीधा चल, या ऐसे बोल देते हैं रे मूर्ख, है ना, सीधा चल। तो रे शब्द इसमें प्रयुक्त किया गया, ठीक है जी। अरे तुम यहां आओ, ठीक है, तो वो सारे किसमें आने, आपके संबोधन वाचक कारक में। तो ये थे आज का जो 8 कारक थे वो, उनके जो विभक्ति चिन्ह थे वो, और कहां कहां पर हम इन कारकों को प्रयुक्त करते हैं, तो आज हमने उन सब के बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।